काम नहीं है बच्चों। देखिए हम आज के इस लेक्चर में ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मेनली हम इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है उनको डिस्कस करेंगे। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, पहले थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। फर्स्ट ईयर की क्लास के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बड़े न्यूमेरिकल अहम होते हैं, इसमें इसकी तकरीबन 4 से 5 टाइप्स बन सकती हैं। तो हम जरा उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 2 टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। एक ये कि हमारे पास टर्म है डिफ्यूजन, ठीक है ना, और एक है इफ्यूजन। डिफ्यूजन और इफ्यूजन आपस में मिलती जुलती टर्म है, स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन हम जरा इसके बेसिक से आइडिया को जरा समझें। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, एक लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करना, ये अमल हमारे पास डिफ्यूजन है, या इसे आप इफ्यूजन कह लीजिए। हाँ, इनमें थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है डिफ्यूजन और इफ्यूजन के दरमियान। लेकिन फिलहाल हम अगर इसको इस अंदाज में करें कि डिफ्यूजन का मतलब है स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स का फैलना, स्प्रेड करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाना, मूव कर जाना, ठीक है ना। तो हम डिफ्यूजन का मतलब लेंगे स्प्रेड कर जाना, इंटरमिक्स हो जाना, एक गैस का दूसरे गैस के साथ मिक्स हो जाना, एक चीज का दूसरी चीज में मिक्स हो जाना, दैट्स डिफ्यूजन, ठीक है ना। अच्छा, अब डिफ्यूजन और इफ्यूजन में फर्क क्या है? डिफ्यूजन के अंदर और इफ्यूजन के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि अगर ये स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स का अमल एक बारीक से सुराख की मदद से हो रहा है, अगर ये स्प्रेडिंग का अमल एक स्मॉल होल के थ्रू हो रहा है, यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या किसी भी चीज के मॉलिक्यूल्स हैं, दरअसल वो इन सुराखों से गुजरते हुए स्प्रेड कर रहे हैं, इस बारीक से होल से गुजरते हुए स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये अमल फ्यूजन कहलाएगा, ठीक है। और अगर ये बारीक सुराख नहीं है तो फिर ये अमल हमारे पास डिफ्यूजन का अमल है, डिफ्यूजन का अमल, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो उसमें जो एरोसोल है बॉटल के अंदर, वो दरअसल एक बारीक से सुराख से निकल के आ रहा होता है, तो ये इफ्यूजन का अमल है। लेकिन फिर जब वो वहां से निकल के पूरे कमरे में फैल जाता है तो ये अमल क्या हो जाएगा? ये डिफ्यूजन का अमल हो जाएगा, ठीक है। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन में बस सिर्फ यही हमारे पास एक रिलेशनशिप है। अच्छा, ग्राम लॉ डिफ्यूजन क्या है? ग्राम लॉ डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, ग्राम कहते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या रेट ऑफ इफ्यूजन है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का। अच्छा, थोड़ा एक बात हम रेट ऑफ डिफ्यूजन से क्या मुराद कर लें। रेट ऑफ डिफ्यूजन से मुराद है वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम, है ना, वॉल्यूम कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एक गैस का मॉलिक्यूल कंटेनर में या किसी भी जगह पे एक सर्टेन स्पेस में एक जगह से जो दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहा है, उसके लिए कितना टाइम लग रहा है उसको, यानी वॉल्यूम कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल इन अ सर्टेन टाइम, दैट्स कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब वो है क्या? वो ये कहते हैं कि दरअसल ये हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? स्क्वेयर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास कह लीजिए, डेंसिटी कह लीजिए, मतलब इसको बात को मिसाल लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। और देखें, क्योंकि इस कंडीशन में, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन में, हमारे पास वॉल्यूम, अगर हम ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। ये हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है ना बच्चों, तो फिर ऐसे में डेंसिटी ऑफ द गैस दरअसल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस के बराबर होती है, यानी डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस के बराबर होती है, तो हम इसको मॉलिक्यूलर मास के बराबर भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस कह लें, या फिर हम इसको इस तरह कह लें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस के, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम दो गैसेस को कंपेयर करें तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हमारे पास, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए ऊपर लिख रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास रूट के साथ नीचे आएगा, और अगर बी
नीचे लिख रहे हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये बात जरा ध्यान में रखें। फॉर्मूला देख के भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनवर्सली है या डायरेक्टली है। अगर इक्वल्स टू के आमने सामने लिखा हुआ है तो डायरेक्टली, और डायगनल लिखा हुआ है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इस पॉइंट को जरा ध्यान में रखिएगा, हमारे पास ये बड़ा अहम पॉइंट है। इस बिहाफ के ऊपर अगर हम ये बात समझ लें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और टाइम के हिसाब से कंपेयर कर लें, तो देखें ये जो फॉर्मूला हमारे पास है ना, मान लो हम कह रहे हैं आर बराबर है वी ओवर टी के। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, दैट्स वी ए इंटू टी बी बाय वी बी इंटू टी ए टाइम ऑफ गैस ए इक्वल्स टू whole root of the molecular mass of gas B by molecular mass of gas A। बस मैंने किया क्या, रेट की जगह वॉल्यूम बाय टाइम लिख दिया मैंने, है ना। रेट की जगह मैंने क्या लिख दिया, वॉल्यूम बाय टाइम। हम एज्यूम कर रहे हैं रेट ऑफ डिफिजन का मतलब मुराद है वॉल्यूम कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल इन अ सर्टेन टाइम। तो ये हमारे पास दरअसल ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ही का एक रिलेशनशिप बन जाएगा। तो हम ये इस्तेमाल करें न्यूमेरिकल के लिए तो भी दुरुस्त है, हम ये इस्तेमाल करें न्यूमेरिकल के लिए तो भी दुरुस्त है। अच्छा, ये जो हमने अभी जो लिखा है इसकी दो कंडीशन बन सकती हैं। मान लें अगर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि इफ वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बी, यानी दोनों गैसेस एक ही कंटेनर से निकल रही हैं, मिक्स हो रही हैं, इफ्यूज हो रही हैं, डिफ्यूज हो रही हैं, जो भी अगर हम ये कह लें, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम कहेंगे टी बी टाइम ऑफ अ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी बाय ए होल रूट ऑफ एम ए एम बी ओवर एम ए। ठीक है ना। यानी अगर गैस की बात करें टाइम के हिसाब से तो वो रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना, टाइम और डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी ऐसी गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा इफ्यूज करने के लिए, है ना। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप बन सकता है। और अगर हम बात करें नहीं भाई हमारे पास दोनों गैसेस का टाइम बराबर है ना, अगर हम कहें इफ टी ए इज इक्वल्स टू टी बी, तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप बन जाएगा, तो हम कहेंगे देखें वी ए बाय वी बी इक्वल्स टू होल रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। अब ये हमारे, अगेन ये हमारे पास रिलेशनशिप कौन सा बन रहा है, इनवर्स में ही बन रहा है। ठीक है, इनवर्स में बन, अच्छा ये बात एमसीक्यू में भी काम आ सकती है कि भाई रेट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जिसको जरा ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हमारे लिए ये यूजफुल हो जाएंगे। ये दोनों कंडीशंस भी इसकी जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, हम ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के हवाले से ना ये इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक इसके एक न्यूमेरिकल के अंदर ना एक अहम चीज है जिसको अगर आप अच्छी तरह से समझ लें ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अंदर, तो आपके तमाम न्यूमेरिकल उसके हिसाब से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। वो क्या है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, हमसे कहा जाए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम गैस और एक अननोन गैस, इनके दरमियान रेशियो है 4:1 का। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है मॉलिक्यूलर मास मालूम कर दें किसका, अननोन गैस। ठीक है ना, अननोन गैस का। इस पूरी चीज के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है, अगर आप इसको सही से मैथमेटिकली लिख लेंगे तो ये बड़ा आसान है। अच्छा, वो सही से क्या है, इस स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैं कहूंगा रेट ऑफ डिविजन ऑफ गैस हीलियम मीन्स टू रेट ऑफ डिविजन ऑफ अननोन गैस लेट्स से एक्स। इनका रेशो कितना है, 4:1 का, 4:1 का। अच्छा, अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक और अंदाज से लिखने की कोशिश करूं तो देखो मैं किसको कैसे लिखूं, मैं कहूंगा रेट ऑफ डिविजन ऑफ हीलियम बाय रेट ऑफ डिविजन ऑफ अननोन गैस इज इक्वल्स टू 4/1। ठीक है ना, 4/1। अच्छा, अब अगर मैं इसको एक और अंदाज से लिखने की कोशिश करूं तो देखो क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा रेट ऑफ डिविजन ऑफ हीलियम is equals to 4 times the rate of division of unknown gas। अब ये मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन जो मैंने करी है इस स्टेटमेंट की ना, वो अपनी जगह तमाम की तमाम वर्दी हैं।
ये तमाम की तमाम आपको इंतहाई अहम चीज विच इज डाटा ऑफ दिस क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है ना। अगर आप इस स्टेटमेंट को प्रॉपरली लिख लेते हैं तो फिर ऐसे में आपको इसका डाटा बनाना आसान हो जाएगा। और वो डाटा क्या है, देखो हमारे पास ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अंदर डाटा क्या होता है, इसमें या तो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, या डेंसिटी ऑफ द गैस होगी, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस होगी, या फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस है, या फिर टाइम ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ द गैस। ये चंद चीजें हैं जो इसके अंदर डिस्कस होनी है ऑल टुगेदर। ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन का डिस्कशन हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस को डिस्कस करना है। अब वो क्या होगा, ये फोन्स टू वन में हम इसको डिस्कस करने। तो हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, दैट्स इज 4, और अननोन गैस का कितना है, 1। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को लूं तो मैं इसको कैसे कहूंगा, और ये बड़ा अहम भी है। मैं कहूंगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम दरअसल रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस से 4 टाइम्स ग्रेटर है। अगर मैं ये कह रहा हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस में रिलेशनशिप क्या है, तो मैं कहूंगा हीलियम अननोन गैस से 4 टाइम्स फास्टर डिफ्यूज होती है। मतलब क्या हुआ इस बात का, मानो मैं कहता हूं हमारे पास हीलियम गैस है और अननोन गैस है। सही है। हीलियम गैस है और अननोन गैस है। अगर अननोन गैस टी टाइम में, ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर फासला तय कर रही है इन टी टाइम, तो इसी वक्त में जो हीलियम है वो इससे 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फोन्स टू वन रेशियो बिटवीन रेडियो डिवीजन ऑफ हीलियम एंड अननोन गैस। ये मतलब है इसका, यानी हीलियम 4 गुना ज्यादा फासला तय कर रही है एज कम्पेयर टू द अननोन गैस। ठीक है। और ये हमने यहाँ पे इसके रेशियो से डिटरमिन कर लिया। अब क्योंकि हम जानते हैं हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है बच्चों, 4 AMU, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस क्या हो जाएगा, दैट वुड बी एक्स। कुछ भी मान लें हम तो डिटरमिन कर रहे हैं। अच्छा, अब हम कहेंगे देखें अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन का डिस्कशन है ना, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ। अच्छा, अभी कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, रेट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या है भाई, रेट ऑफ डिवीजन ऑफ हीलियम गैस बाय रेट ऑफ डिवीजन ऑफ अननोन गैस इज इक्वल्स टू, अब आएंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास किस पे लिखेंगे। देखो, मॉलिक्यूलर मास बाय मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूँ। अगर मैंने रेट ऑफ डिवीजन ऑफ एक्स नीचे लिखा है तो इसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखूंगा, और अगर हीलियम ऊपर लिखा है तो इसका मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखूंगा। क्यों, क्योंकि रेट और मॉलिक्यूलर मास में इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में चीजें डायगनल लिखी जाती हैं, क्रॉस लिखी जाती हैं, पैरेलल नहीं लिखी जाती। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया। चलो भाई वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। क्या है भाई हमारे पास 4, और ये क्या लिया है 1, इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अननोन गैस का तो डिटरमिन करना है, और हीलियम का कितना है 4 है। अब यहाँ पे ये स्क्वेयर है, इसको यहाँ पे रूट है तो रूट को हटा लेते हैं। कैसे, हम कहेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब अगर स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वेयर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वेयर कितना होता है बच्चों हमारे पास 16, इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस बाय 4। अब ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 16 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस विच इज 64 AMU। इस जो, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। ये हमारे पास इसका आंसर था। इस पूरे सवाल में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप डाटा किस तरह से अरेंज करते हैं।
ये सबसे अहम चीज। ठीक है बच्चों। ओके। अल्लाह हाफिज।